हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। राधे राधे सभी प्यारे विद्यार्थियों को मैं उमेश पाल एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स वर्ड में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने वृद्धि एवं विकास नाम के टॉपिक को हम लोगों ने किया हुआ है और वो कंप्लीट हो चुका है। उसी सीक्वेंस में आज हम लोग उसी टॉपिक के ऊपर वर्कशीट नंबर 2 करेंगे। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर बेस्ड होगी ये, और जानेंगे कि इस टॉपिक से संबंधित किस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और, हमारी ये जो क्लास है स्पेशल पेडागोजी बैच के नाम से, ये आपका चाहे आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हों, चाहे आप टेट देने वाले हों या किसी दूसरे स्टेट के टेट को देने वाले हों, आने वाली परीक्षा आपकी एस्टेट हो सकती है, केवीएस में अगर अपीयर होने जा रहे हैं, ओवरऑल जहाँ जहाँ पेडागोजी का सेक्शन आता है वहाँ के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको कभी फिर से थ्योरी या कॉन्सेप्ट को लेकर के कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी अगर ये सारी प्रॉपर क्लासेस हमारी अटेंड करते हैं तो। ठीक है, चलिए, एक अनुरोध जो आपसे हमेशा से करता आया हूँ वो ये है कि बेटा अपनी सेशन को बहुतायत जितना आप कर सकते हो उतना ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनसे कहना चाहूँगा कि बेटा आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि इससे आपको अगली नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप एक प्लेटफॉर्म से लगातार क्वालिटी मटेरियल लेते रहेंगे और अपनी पढ़ाई को तेज़ धार देते रहेंगे। उसी सीक्वेंस में बेटा एक काम हमने और किया है जो आपके लिए है, बाल विकास के क्लास नोट्स हमने तैयार करे हैं जो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड हैं, है ना। डेमो पर्पस से मैंने आपको 2 पेज यहाँ पे दिखाए हैं। ठीक है, और मतलब एक कंप्लीट बुक है, आप ये कह सकते हो, कहीं कोई चीज़ हमने मिस नहीं करी है और कोशिश करी है कि जितना ज़्यादा हो सकता है उतना इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी डेटा सोर्स जो हमारा है वो एनसीईआरटी ही है। ठीक है, आप इधर उधर से पढ़ते हो, कई चीज़ें आप गलत सीख लेते हो, गलत पढ़ लेते हो, भी परीक्षा में जाते हो वो उत्तर आपका नहीं बनता है। इन सब दुविधाओं को देखते हुए कई बार बहुत सारे विद्यार्थियों ने इस बात की इच्छा भी जाहिर करी, तो मैंने बड़ी ही मेहनत से आपके लिए तैयार किया है। सो ये आपका जस्ट 99 रुपीज़ में है, आपको एज अ PDF मिलेगा और इसका आप प्रिंट भी ले सकोगे। ठीक है, आप फ्री होंगे इसके लिए। तो जिन भी विद्यार्थियों को नोट्स बनाना नहीं है या नहीं बना सकते हैं वो इसे परचेज़ करेंगे। ठीक है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आके मिलेंगे, हाई करेंगे और ये नोट्स आपको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन आप देखिएगा, निम्न में से किस अवधि को विकास की संघर्षशील अवस्था कहा जाता है। एक बात मैं रिपीट करना चाहूँगा, वर्कशीट नंबर 2 करने से पहले आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के 2 लेक्चर हुए हैं, उनको जरूर देख लें, फर्स्ट एंड सेकंड। जब आप उनको प्रॉपर देख लेंगे तो वर्कशीट का एक सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जिसका जवाब आपको नहीं पता होगा। लेकिन अगर सीधे वर्कशीट कर रहे हैं तो कई सारी चीज़ें हो सकता है कि आप फर्स्ट टाइम सुने और उन चीज़ों को समझने में आपको दिक्कत हो। ठीक है, तो रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही लेक्चर देख लें और इसका लिंक इसी वीडियो के नीचे मैं आपको दे दूंगा जिससे आपको असुविधा नहीं होगी, और प्लेलिस्ट तो बना ही है उसमें से भी आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, इनमें से किस अवधि को विकास की संघर्षशील अवस्था कहा जाता है। तो देखिए, संघर्षशील अवस्था या विकास की जटिल अवस्था दोनों ही किशोरा अवस्था को समझा जाता है, कहा जाता है। ये आपका एडोलेसेंस एज है, एडोलेसेंस स्टेज है जिसे माना जाता है। सेकंड नंबर पे आएंगे, विकास शुरू होता है, कहने का अर्थ है कि बालक का विकास किस अवस्था में शुरू हो जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे जो बच्चे, जिन लोगों ने क्लास अभी हमारी करी है सेकंड लेक्चर, उनको पता है ये प्री नेटल स्टेज क्या होती है ना। और ये जो प्री नेटल स्टेज होता है इसी को कहा जाता है गर्भावस्था। ठीक है, इसी को कहा जाता है और बस इसको इंग्लिश में लिखा जाता है, जो मैंने उसको हिंदी में लिखा, मैंने नहीं, एग्जामिनर ही लिखता है, प्री नेटल
अवस्था या स्टेज, ठीक है। थर्ड नंबर आते हैं। थर्ड नंबर पे लिखा है कि अवधारणाओं का विकास। अवधारणाओं का विकास समझते हो, मतलब जहां से आपका मतलब कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट, जहां से आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? संवेगात्मक विकास का, बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का। तो वो हिस्सा होगा बौद्धिक विकास का। क्लियर? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का एक पार्ट है वो। तो उत्तर इसका ये सही होगा, है ना। मैं फिर ये बात कहूँगा कि अगर आप पिछले दोनों लेक्चर देखेंगे और क्वेश्चन को ठीक तरीके से सुनेंगे और समझेंगे तो सिंगल क्वेश्चन यहाँ पे वर्कशीट में नहीं होगा जिसका जवाब आपको ना पता हो, ठीक है। और कहीं पर समझने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम कॉन्सेप्चुअल पढ़ा चुके हैं। मानव विकास क्या है? तो मानव विकास देखिए, मात्रात्मक और गुणात्मक, इसको क्वांटिटेटिव बुलाते हैं, इसको क्वालिटेटिव बुलाते हैं, दोनों होता है। इसलिए ऑप्शन सही क्या होगा? सी नंबर। क्लियर है ना। देखिए, जो वृद्धि होती है जिसको हम ग्रोथ कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मात्रात्मक होती है, गुणात्मक नहीं होती है। डेवलपमेंट में दोनों ही लेवल देखने को मिलते हैं, क्वांटिटेटिव भी प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर और क्वालिटेटिव भी होती है, ठीक है। ये आप बात याद रखेंगे, भूलिएगा मत भैया। और जो विद्यार्थी आज से मेरे साथ जुड़ेंगे, पढ़ेंगे, मैं वादा करता हूँ बच्चा कि आप आगे जो भी परीक्षा देंगे कहीं से भी आपको डर महसूस नहीं होगा पेडागोजी को लेकर के। दूसरी एक बात और है कि मैंने जो क्लासेस यूट्यूब पे शुरू करी हैं वो बिल्कुल ऐसी हैं जो लोग पेड कोर्सेस में दे रहे हैं। आप फ्री हमसे लीजिए, पढ़िए, बट वक्त देना पड़ेगा, मेरे साथ टाइम देना पड़ेगा, वो ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, शैशवावस्था की अवधि क्या है? देखिए, बहुत सारे राइटर अलग अलग बताते हैं, उसमें 1 to 3 ईयर्स भी होता है, 1 to 5 ईयर्स भी होता है, बट एनसीईआरटी रिसोर्सेस के हिसाब से 0 to 2 ईयर्स है। और अगर आप सीटेट की परीक्षा देंगे तो आपका उत्तर भी यही सही माना जाता है। शैशवावस्था की अवधि जो होगी वो आपकी 0 से 2 साल की ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, निम्न में से कौन सा वर्ग परवर्ती बाल्यावस्था? परवर्ती वर्ड समझ तो, लेटर चाइल्डहुड। परवर्ती को क्या बुलाते हैं? लेटर चाइल्डहुड। देखिए, बाल्यावस्था 2 भागों में बढ़ जाती है, एक को हम प्री बुलाते हैं, दूसरे को हम लेटर बुलाते हैं, ठीक है। प्री चाइल्डहुड जो होता है, वैसे टोटल जो उसका पीरियड होता है वो 3 to 11 ईयर्स का होता है। 3 to 6 में आपका चला जाता है, प्री चाइल्डहुड चला जाता है, और लेटर चाइल्डहुड आ जाता है 6 to 11 में। सो उत्तर क्या बनेगा? 6 to 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत प्यारा लिखा हुआ है कि विकास के संबंध में एक सत्य है, जो कथन से यहाँ पे सत्य होगा वो लिखना है आपको, वो बताना है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं कि विकास एकल आयामी है, ये बात उन्होंने गलत लिखी है। विकास जो होता है बहुआयामी होता है, एकल आयामी नहीं होता है, बहुपक्षीय होता है, सर्वांगीण होता है, कॉम्प्रिहेंसिव होता है। आप ये सारे नाम याद कर लो बच्चा, ठीक है। कौन सा वाला कहाँ पूछ लेंगे ये मुझे भी नहीं पता, बट अगर आप आज से प्रैक्टिस कर लोगे तो कभी भविष्य में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ आपको कि विकास जो होता है वो एकल आयामी नहीं होता है, बहुआयामी होगा, बहुपक्षीय होगा, बहुदिश होगा, कॉम्प्रिहेंसिव कहलाएगा, सर्वांगीण कहलाएगा। क्लियर? सो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर गलत। सेकंड देखिए, विकास एक निश्चित समयावधि तक ही होता है, ये भी गलत है। देखिए, ये पॉइंट वृद्धि या ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, उसी की प्रॉपर्टी में ये आता है, क्योंकि जो ग्रोथ होता है वो एक निश्चित समयावधि तक ही होता है। विकास परिवर्तनशील है, बहुत प्यारा ऑप्शन है, इसको होल्ड करेंगे। पहले हम ऑप्शन नंबर डी को समझेंगे। विकास में कोई दिशा नहीं होती, देखिए ये भी गलत लिखा हुआ है, क्योंकि विकास में दिशा होती है, और वो दिशा मैं आपको क्लास में लेक्चर में बता चुका हूँ, वो होती है हेड टू टो। श्रीमती हरलाक द्वारा इसकी पुष्टि करी गई थी। समझ आई बात?
विकास में दिशा होती है, ये क्या लिख रहे हैं, विकास में दिशा नहीं होगी, ये विकास के संबंध का कथन असत्य है। सही क्या है, विकास परिवर्तनशील होता है, लचीला होता है, संशोधन किया जा सकता है, परिमार्जनशीलता पाई जाती है। ये शब्द हैं जो यहाँ पे लिखे जा सकेंगे। ठीक है, संशोधन का मतलब समझते हो ना, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है, उसमें चेंजमेंट लाया जा सकता है, उसको इम्प्रूव किया जा सकता है ना। और इम्प्रूवमेंट आप तब कर पाएंगे जब आपके आसपास का जो सोशल इंटरेक्शन होगा वो आपका मजबूत होगा, उसमें स्ट्रेंथ होगी, पावर होगी, तो आप विकास भी आपका बदल जाएगा। मध्य बचपन अवधि बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, सीधे तौर पे याद कर लो, 6 to 11 ईयर्स मानते हैं। विकास की किस अवस्था में मानसिक शक्तियों का सर्वाधिक विकास होता है? बेटा, मेंटल पावर सर्वाधिक डेवलप होती है किशोरावस्था में। यहीं पर ऑब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल रीजनिंग थिंकिंग की डेवलपमेंट होती है, यहीं पर हाइपोथेटिकल रीजनिंग थिंकिंग की डेवलपमेंट होती है, जिसे पियाजे ने स्पष्ट किया था। अगर आप, मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरे साथ जुड़ोगे, सीटेड से लेके केवीएस तक की दूरी बिल्कुल कम महसूस करोगे। अब देखिए, जिनको पढ़ना नहीं है वो, उनका तो कोई विकल्प ही नहीं ना, वो जुगाड़ ढूंढ रहे हैं कि मतलब यार जब एग्ज़ाम आएगा ना तो कुछ ऐसा कर लेंगे, वो 25 दिन वाली क्लास कर लेंगे, है ना। कुछ लोग बताते हैं अपनी वीडियोस में कि 4 दिन पढ़ लो सीटेड हो जाएगा। ठीक है, बेवकूफ़ हो, 4 दिन में तो तुम ABC भी नहीं सीख पाओगे किसी एग्ज़ाम की, उसके नेचर को नहीं समझ पाओगे, तुम पास क्या करोगे। खैर कोई नहीं, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देख लो बेटा, मैंने ये पॉइंट सीधे आपको क्लास में बताया है। तनाव, तूफान व ख्वाब की अवस्था निम्न में से कौन सी है? पहली बात समझ लो, ये स्टेटमेंट रहा है स्टैनले हॉल का। उन्होंने किशोरा अवस्था को इंडिकेट किया था और कहा था कि ये जो एज है वो तनाव, तूफान व ख्वाब की है। मूल प्रवृत्त्यात्मक गुण विकास की किस अवस्था में पाए जाते हैं? वो है शैशवावस्था की एक प्रॉपर्टी कहलाती है मूल प्रवृत्त्यात्मक गुण। क्लियर? किसने कहा कि ये स्थितियां मानसिक मूल्यांकन है जो संघर्ष और चिंता के पहलू हैं? तो ये तो एक जस्ट स्टेटमेंट है, आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ये आपका रॉल्फ टायलर ने दिया था, इसको याद कर लेंगे, आप सीख लेंगे। स्टेटमेंट में तो कुछ समझाने वाला होता नहीं ना, वो तो मनोवैज्ञानिक की अपनी धारणा है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे, बहुत प्यारा खूबसूरत सा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विकास की किस अवस्था में सजना संवरना, पलायनवादी सोच एवं विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण जैसे गुण दिखाई देते हैं? तो देखिए, ये अवस्था किशोर की होती है, किशोरावस्था, जिसे हम 12 से 18 साल या 13 से 19 साल के मध्य समझते हैं। इसमें बालक जो होता है ना, बालक या बालिका कोई भी हो, सजना संवरना, समझ लो ना, फेयर एंड लवली सबसे ज़्यादा यहीं पर यूज़ करी जाती है। पलायनवादी सोच मतलब उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी तो जान दे देंगे, भाग जाएंगे, समझ लो, शर्मा जी की बेटे के साथ बारात कराओ, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूँगा, घर छोड़ दूंगा। ठीक, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, हर रोज एक नया अपोजिट जेंडर पसंद आ रहा होता है। तो ये सारी घटनाएं आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? किशोरावस्था में मिलेंगी। क्लियर? निम्न में से प्रसव पूर्व काल कहते हैं गर्भावस्था को, प्रीनेटल स्टेज को। उसका पीरियड पूछा गया है, ड्यूरेशन कितना होता है? वो 40 वीक्स होता है। इसको आप कई बार वो लोग 280 दिन अप्रॉक्स भी लिखते हैं, या कई बार आपको 9 माह भी देखने को मिल सकता है। ठीक, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। वीक्स में पूछेगा तो आप 40 वीक्स बताएंगे, है ना। और इसके संबंध में मैं बता भी चुका हूँ कि मतलब ये भौगोलिक स्थितियों के कारण कहीं कहीं पर चेंज होता है, लेकिन औसत दर्जे से, औसत आंकड़ों से ये कहीं अधिक होता है। ठीक है, ये आंकड़ा। 40 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ का भाग नहीं है? मैंने आपको भाग पढ़ाए हैं, तो देखिए डिम्बावस्था,
वेट, चलिए, भ्रूणावस्था, पिंडावस्था, ये उसके 3 भाग हैं, ठीक। डिम्ब जो होता है वो लगभग 15 दिन के लिए होता है, मतलब यूँ कहें कि कंसेप्शन पीरियड से 2 हफ्ते का टाइम होता है। उसके बाद सेकंड नंबर देखिए, ये आपका फर्स्ट वाला है, पहला भाग। इसके बाद बच्चा भ्रूण नहीं बनेगा, फिर आएगा पिंड। मैं आपको समझा रहा हूँ इस चीज़ को। जो पिंड होगा 2 नंबर पे, इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 3rd वीक से 2 मंथ्स के बीच होता है। यहाँ पर पहले मैं यहाँ समझा देता हूँ कि जो डिम्ब होता है इसमें महज एक अंडे के आकार का मांस का टुकड़ा होता है जो गर्भनाल में तैरता रहता है अपने लिक्विड में, ठीक है। पिंड जब होता है तो यही डिम्ब विकसित होकर के पिंड बन जाता है। कहने का मतलब है 2 महीने के अंतराल में, 2 महीने के अंदर अंदर मनुष्य के शरीर के सभी भाग निर्मित हो जाएंगे। और जैसे ही वो 3rd मंथ में जाएगा तो 3रे महीने से लेके 9 महीने तक का पीरियड जो होगा 6 मंथ का, वो ब्रूड होगा। और इसमें व्यक्ति में जान आ जाएगी, बच्चे में जान आ जाएगी, लाइव हो चुका होगा वो, ठीक है। बट एक चीज़ और है कि यहाँ पर किसी नवीन अंग का निर्माण नहीं होता है। मतलब जो पिंड में जितने शरीर के अंग बन चुके होंगे बस उन्हीं का यहाँ पे विकास होना है, कोई नया अंग निर्मित नहीं होगा। क्लियर होगा? इसलिए मुंड आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा जो गर्भ का हिस्सा नहीं होता। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। कहने कि विकास जैविक, संज्ञानात्मक व समाज सामयिक प्रक्रियाओं की परस्पर क्रियाओं से प्रभावित होता है। यह कथन है तो भैया पूर्णतया सत्य है। याद होगा कि मैंने आपको ये समझाया है, ठीक है। और चलो कोई नहीं, विकास जो होता है जैविक, संज्ञानात्मक, समाज सामवेगिक प्रक्रियाओं की परस्पर क्रियाओं से प्रभावित है। मतलब इनके बिना तो विकास पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ये कथन आपका बिल्कुल सत्य है, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक है। आपको 15 क्वेश्चंस मैंने करा दिए और सारे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। एक बार बेटा क्लास जरूर देख लीजिएगा, बहुत ज़रूरी होगा क्लास आपके लिए देखना, ठीक है। और प्रॉपर नोट्स आप अपने पास सुरक्षित जरूर कर लें, जरूर कर लें। देखिए जब आपका कोई एग्ज़ाम आता है तब आपको पढ़ने का समय नहीं होता है, पढ़ने का समय यही है। अभी आप पढ़िए, बाद में सिर्फ और सिर्फ रिवाइज कीजिए, ठीक है। चलिए आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच।